नमस्ते। एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टेट पेपर 1 जो 2019 में हुआ था, इसमें जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। आपको क्या करना है, जेंडर ये जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है या सही अर्थ बताना है आपको जेंडर का। तो इसमें है जेंडर का सही अर्थ है क्या, ऑप्शन देखेंगे। पहले एक है, एक आर्थिक अवधारण है। जेंडर क्या है, एक आर्थिक अवधारणा है। दूसरा है एक जैविक निर्धारक है। जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। आणि लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, एक सामाजिक संरचना है। तो आपको जेंडर क्या है, तर इसका सही आंसर है जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है। कैसे देखिए, जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसमें क्या होता है, पुरुष और महिलाएं शामिल होती। लिंग की भूमिका जो समाज तथा सार्वजनिक एवं निजी जीवन में जो महिलाओं को और पुरुषों को जिम्मेदार कार्यों तथा भूमिकाओं की अवधारणा से निर्धारित किया जाता है, उसको हम जेंडर कहते हैं। और जेंडर कहाँ से शुरू होता है, सामाजिक संरचना से ही शुरू होता है। तो इसका जेंडर का सही आंसर है एक सामाजिक संरचना है। आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है स्टेट पेपर 1 में, तो आपको ये अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक सामाजिक संरचना, ये जेंडर का अर्थ है। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ऑप्शन देखिए, पहला सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व और स्व। क्या ढूंढना है आपको, विकास के व्यापक आयामों कौन से है। तो पहला है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। दूसरा है शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और है संवेगात्मक। और तीसरा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। और फोर्थ है शारीरिक, व्यक्तित्व और आध्यात्मिक। तो आपका क्या ढूंढना है आपको कि विकास के व्यापक आयामों, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। कैसे, विकास एक व्यापक अवधारणा तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की अवधारणा के विकास के अंतर्गत कई आयाम शामिल होते हैं, जिनके शारीरिक विकास में कौन सा आते हैं, विभिन्न अंग एवं लंबाई बढ़ना, अंगों की बढ़ाई, ये सब किस में आते हैं, शारीरिक विकास में। और संज्ञात्मक विकास में कौन से आते हैं, सोच समझने की क्षमता, ये सब आते हैं संज्ञात्मक विकास में। और सामाजिक विकास में क्या आता है, सामाजिक परस्पराओं, रीति रिवाज एवं विभिन्न व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले जो व्यवहार आते हैं, वो आता है सामाजिक विकास में। और संवेगात्मक विकास में क्या आता है, प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजित होना, हंसना, रोना, एक किसमें आता है, ये संवेगात्मक विकास ही इसमें आता है। इसमें क्रोध ही आता है। ये सब जो शामिल है इसे क्या करते हैं, कहते हैं विकास के व्यापक आयामों कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखता है। इसका सही आंसर है शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नीचे का प्रश्न देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन देखिए, पहला है बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और लास्ट ऑप्शन है बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है, जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली योग्यता है। इसमें क्या आता है कि समस्या समाधान, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की जो क्षमता होती है तथा अनुभव से लाभ उठने की जो क्षमता है प्रदर्शित करती है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। अंत बुद्धि बहुआयामी होती है, आपको ही पता है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। इसमें हम बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षण
के द्वारा पूर्ण रूप से ऐसे परिमाण नहीं होने वाली योग्यताएं, ये इसका है सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? कौन सा? इसमें यहाँ पे क्या है, कौन सा है, प्रिंट मिस्टेक हुई है। और ऑप्शन देखिए मीडिया, ऑप्शन 2 है परिवार, ऑप्शन 3 है विद्यालय, ऑप्शन 4 है सरकार। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राथमिक सामाजिकरण के माध्यम। आपको पता है कौन सा है? पहला होता है परिवार। परिवार आपको पता है कि बच्चे की शुरुआत सामाजिक तौर से जहाँ पे शुरू होते वो होती परिवार से ही। परिवार में क्या सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती है। और व्यक्ति में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया सर्वप्रथम उसके कहाँ से शुरू होते हैं? परिवार से या माता पिता से प्रारंभ होते हैं। यद्यपि व्यक्ति के सामाजिकरण में स्थानीय तथा बाहरी परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। व्यक्ति के या बच्चों के जो परवरिश होती है इसमें बाहर के परिवेश का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें व्यक्ति में व्यवहार तथा सोचने समझने की प्रवृत्ति विकसित कहाँ से शुरू होती है? परिवार से ही शुरू होती है। इसका सही आंसर है परिवार। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या प्रमुख प्रस्ताव है आपको देखना है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन 2 है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। ऑप्शन 3 है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। और ऑप्शन 4 है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, कहाँ से? गुणात्मक रूप से होती है, ना कि मात्रात्मक। गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें क्या देखना है आपको, जीन पियाजे ने क्या बताया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत व्यक्ति की प्रवृत्ति विकास विभिन्न अवस्थाओं में ज्ञान के विकास के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये बताया है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से, ना कि मात्रात्मक, गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है तथा दोनों के सोच में और समझ में व्यवहार करने का स्तर भी क्या होता है? अलग अलग होता है। ये जीन पियाजे के सिद्धांत में बताया हुआ है। नीचे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ऑप्शन देखिए, क्या बताना है आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है जो बच्चे के विशेषता को बताती है? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट विचारों की अनुत्क्रमणता, दूसरा है वर्तुल प्रतिक्रिया, तीसरा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और फोर्थ है विलंबित अनुकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो इसमें क्या बताया है कि जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक क्या करता है? स्व केंद्रित और स्वार्थी न होकर दूसरे के समर्पक से ज्ञान जो अर्जित करता है, इस दौरान वो खेल अनुकरण चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं को संबंध में अपनी जानकारी बढ़ाता है। इस अवस्था में क्या होता है? अनुक्रमशीलता पाई जाती है। जैसे अंतपूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विचारों की अनुक्रमणीयता बच्चों की विशेषताओं को बताती है। तो विचारों की अनुक्रमणीयता इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की विशेषता को बताती है। आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत दंडित करना होता है। ऑप्शन 2 देखिए, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। ऑप्शन 3 देखिए, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो ऑप्शन 4 है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो आपको क्या बताना है कि बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको सही चुनना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं और तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सभी बच्चे क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप में प्रेरित होते हैं। तो ऑप्शन 2 है आपका
आंसर होगा। इसमें क्या आता है देखिए कि अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। बच्चा जन्म लेने के साथ ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा आजीवन कुछ न कुछ वो सीखता ही रहता है। अंत में क्या, बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि बच्चे सीखने के लिए क्या कर होते हैं, स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने के लिए वो सक्षम होते हैं। वो स्वाभाविक रूप से होते हैं, उन्हें प्रेरित करना पड़ता है ऐसा नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, उन्हें दंड देने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। वो पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ेंगे और खेलते खेलते पढ़ते हैं वो। आगे का क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट खाली लेख के रूप में, दूसरा है छोटे वयस्क के रूप में, तीसरा है निष्क्रिय अनुकार को के रूप में, और चौथा है सक्रिय अंश के रूप में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, तो सक्रिय अवयस्क के रूप में उनको देखा जाता है। तो ऑप्शन 4 ही अपना आंसर होगा। जैसे प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को एक सक्रिय अन्वेषकों के रूप में जो देखा जाता है, प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसमें प्रत्येक बच्चों को क्या होना चाहिए, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ, इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होने का अवसर प्राप्त कर देना चाहिए, क्या प्राप्त करना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, लेव वायोत्स्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन देखिए वायोगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन देखिए एक अनुबंधित गतिविधि है। अधिगम बताना है आपको, क्या बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको अधिगम का अर्थ बताना है। तो उसमें आता है ऑप्शन एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है अधिगमन, एक निष्क्रिय गतिविधि है अधिगमन। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक सामाजिक गतिविधि है अधिगमन, यानी एक सामाजिक गतिविधि। ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार जीन पियाजे ने बच्चे के अनुसार बच्चे को क्या कहा है, देखिए ऑप्शन बगे, बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना सीखना या सिखाया जा सकता है। फिर ऑप्शन 2 है, ज्ञान को सक्रिय रूप के संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 3 है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं और बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंध के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बच्चे को ज्ञान को सक्रिय रूप संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधता के ये होते हैं, फिर चालक विकास का क्रम डैश डैश से डैश डैश तक है। ऑप्शन देखिए, पहला है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, दूसरा है शीर्षगामी अधोगामी, तीसरा है अधोगामी शीर्षगामी और चौथा है अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। तो चालक विकास के दर में चालक विकास का क्रम कैसा होता है, तो उनका क्रम होता है जैसे कि अपरिष्कृत चालक विकास और परिष्कृत चालक विकास। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जैसे स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास की ओर चालक विकास का दर या क्रम होता है। क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन है, वह अवधि जो वयस्कता से संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट बाल्यावस्था की समाप्ति, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और लास्ट ऑप्शन है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो वो अवधि की वयस्कता में जो पहल करते हैं उनकी अवस्था को क्या कहते हैं, उनकी अवस्था को कहते हैं किशोरावस्था। ऑप्शन 2 ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था की अवधि वयस्कता के संक्रमण की
पहल करती है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और वयस्कती जो अवस्था है इसके बीच में अवस्था होती है। कौन सी किशोरावस्था, यह अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर 21 वर्ष तक चलती रहती है। किशोरावस्था का प्रारंभ होती है 13 वर्ष में और समाप्त कहाँ पे होती है, 21 वर्ष तक चलती रहती है। आगे का क्वेश्चन देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू करते समय बच्चे जो अपने साथ अनुभव लाते हैं उसे आपको क्या करना है, तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट उन्हें शामिल कर उनका संचय करना है। जो उन्होंने अनुभव लाया है उनको आप शामिल करके उनका संचय कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, आपको उन्होंने जो अनुभव लाया है उसे अस्वीकार करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अनुभव बालक लाते हैं या बालिका लाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका आपको क्या करना चाहिए, संचय करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। फिर आगे का क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, भेज दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखिए, इसके पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिव्यास में आता है वो बच्चा। दूसरा है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास में आता है। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक उपक्रम नियंत्रक अभिविन्यास में आता है और चौथा है दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास में आता है। बच्चों को ये पता चला है कि चोरी करने के बाद क्या होता है, दंड मिल जाता है या जेल हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि उसे पता है कि दंड व आज्ञापालन के अभिविन्यास उसे पता है, तो वो बच्चा किस में आता है, दंड व आज्ञापालक अभिविन्यास में अंतर्गत वो बच्चा आता है। इस तरह इस चौथा नंबर के क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ ऑप्शन। नीचे का क्वेश्चन देखिए, जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहते हैं या क्या कहा है। तो उसका ऑप्शन है फर्स्ट समस्यात्मक वार्ता, दूसरा है अहं केंद्रिक वार्ता, तीसरा है व्यक्तिगत वार्ता और फोर्थ है भ्रांत वार्ता। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसे वाइगोत्स्की ने कहा है कि ये एक कैसी वार्ता है, स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उसे व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। कौन सी व्यक्तिगत वार्ता, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता। इसमें वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों के द्वारा भाषा का उपयोग केवल सामाजिक संचार के लिए नहीं किया जा सकता, संचार के लिए नहीं किया जा सकता, तो बल्कि इसका उपयोग वे अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भी करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 व्यक्तिगत वार्ता। इस तरह हमने जो 2016 क्वेश्चन है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों और रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है जेंडर प्रासंगिकता, दूसरा है विकसित जेंडर पहचान, थर्ड है जेंडर रूढ़िवादिता और फोर्थ ऑप्शन है जेंडर सिद्धांत। तो क्या दिखाता है, खिलौनों, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, ये क्या दिखाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जेंडर रूढ़िवादिता इसका आंसर होगा। देखो इसमें क्या होता है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, जो घरेलू सामग्री या व्यवसाय और रंगों को जो विशिष्ट रंग के साथ संबंधित करना, ये जेंडर रूढ़िवादिता में प्रदर्शित किया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा जेंडर रूढ़िवादिता। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन एक शिक्षक को क्या चाहिए। देखो ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ संप्रेषित करे कि वह कक्षा और कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। ऑप्शन सेकंड देखिए, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन 3 है वह विशेष समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे।
ऑप्शन फोर्थ है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है और महत्व देता है। शिक्षक की प्रक्रिया में क्या शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा आपको पता है एक अच्छा शिक्षक कक्ष में ऐसा वातावरण का निर्माण करता है कि जिससे विविध संस्कृति के बच्चों को उनकी संस्कृति को प्रभावित किए बिना सभी बच्चे आपस में एक दूसरे की भावना, भाषा, संस्कृति तथा धर्म का सम्मान करते हैं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, संस्कृति का सम्मान, सब बच्चे के संस्कृति का समान सम्मान करना चाहिए और उनको महत्व देना चाहिए। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। ऑप्शन देखिए इसके, ऑप्शन फर्स्ट है मुख्य धारा शिक्षा, ऑप्शन सेकंड है एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन थर्ड है समावेशी शिक्षण और ऑप्शन फोर्थ है पृथक्करण। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, समावेशी शिक्षण। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या बताता है कि सब बच्चों को समान शिक्षण, या अपंग, जो कर्णबधिर है, जिनकी मानसिक क्षमता कम है, वो सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे समावेशी शिक्षण ले सकते हैं। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ये बात बताई है कि समावेशी शिक्षण की। आगे का क्वेश्चन देखिए, डैश डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है मुख्य धारा शिक्षा और चौथा है विशेष शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा विचारधारा में क्या बताया है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा का प्राप्त करना की अधिकार होना चाहिए। आपको पता है इसमें क्या होता है, जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था का समान शिक्षा प्राप्त होता है। जो अपंग है, मानसिक है, मैंने ऊपर ही बताया है कि उन सब बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ना या पढ़ाना चाहिए। आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, सेकंड है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, तीसरा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास और फोर्थ ऑप्शन है निर्देश एवं संचालन। तो इसका करेक्ट आंसर है सार्थक अधिगम घटित होता है किससे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, कंठस्थीकरण और स्मरण अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है, आपको तो ये पता है। इसमें जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास तथा निर्देश एवं संचालन अधिगम की मुख्य प्रक्रिया है। कौन कौन सी मुख्य प्रक्रिया है, अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, उसके बाद पुनरावृत्ति और अभ्यास, फिर है निर्देश और संचालन। ये सभी क्या है, कौन सी क्रिया है, ये पुनर्गठित या जिसके द्वारा जन की अन्वेषण सार्थक अधिगम घटित होता है, जबकि अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया इसमें आती है। तो आगे का क्वेश्चन देखिए, बच्चे पृथ्वी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन है फर्स्ट, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं,
ऑप्शन सेकंड है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और वो बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ऑप्शन थर्ड है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है वे शाम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों को कक्षा में प्रश्न, इसके ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है पूछने से रोकना चाहिए, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए। फिर है बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फिर बच्चों को पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए कक्षा में क्या करना चाहिए, शिक्षकों ने प्रेरित करना चाहिए। इसके बाद का क्वेश्चन है संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश डैश है। तो ऑप्शन देखिए। पहला, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। सेकंड ऑप्शन है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। तीसरा ऑप्शन है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। और लास्ट ऑप्शन है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद का क्वेश्चन है जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या करते हैं। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ऑप्शन थर्ड है निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन फोर्थ है उनका उत्साह भंग हो जाता है तथा दबाव में आ जाते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थी और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होने पर विद्यार्थी क्या करता है, इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सीखने के लिए उत्सुक और प्रेरित रहते हैं। ऑप्शन दो इसका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन है बच्चों की गलतियां। ऑप्शन फर्स्ट देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन सेकंड है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह है। ऑप्शन थर्ड है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। और ऑप्शन 4 है कि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की गलतियां क्या है, एक अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। बच्चों की गलतियां उन्हें अंतर्दृष्टि देती है। उसका बाद का क्वेश्चन है मूल्यांकन को डैश डैश। मूल्यांकन क्या होता है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है, आप ऑप्शन के देखकर उसका सही आंसर दे सकते हैं। सेकंड है ऑप्शन एक अलग गतिविधि है के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्या करना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ना कि उनको ज़्यादा महत्व आपको देना चाहिए। इसका बाद का क्वेश्चन है नीचे का क्वेश्चन देखिए नीचे लिखी हुई स्थिति क्या बताए, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। स्थिति क्या है पहले देखेंगे। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहितकरण महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। तो नीचे दी हुई स्थिति में किस सिद्धांत को दर्शाती है, सिद्धांत बताना है। ये स्थिति दी हुई है आपको, ये ऊपर की स्थिति है और आपको नीचे का सिद्धांत
कौन सा है ये बताना है। तो पहला फर्स्ट सिद्धांत या फर्स्ट ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। सेकंड ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। ऑप्शन थर्ड है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। और ऑप्शन फोर्थ है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो इसका सही सिद्धांत तो कौन सा है आपको बताना है। तो इसका सही सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित है। इसमें क्या है, प्रश्न दी गई स्थिति संज्ञान और संवेग के परस्पर संबंधित है, सिद्धांत को दर्शाती है। क्योंकि इस स्थिति में क्या बताया कि जब बालक को संज्ञान होता है और वह पर्याप्त प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो उसमें कुंठा, निराशा और द्वेष आदि का भाव उत्पन्न होता है, जो एक कार्य को बिना प्रयास के छोड़ने के लिए प्रकट होता है। तो ये स्थिति निर्माण होती है। ये सिद्धांत इस स्थिति को लागू होता है। ऑप्शन 2 संज्ञान और संवेग परस्पर कैसे है, संबंधित है। फिर क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक किस तरह बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट देखो, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। फिर सेकंड ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्न के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऑप्शन थर्ड है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। और ऑप्शन फोर्थ है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति अनुमान लगाने के बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके वो प्रोत्साहन बच्चों का बढ़ा सकते। इसके बाद का क्वेश्चन है, वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्व पहल और प्रयास शामिल है, इसका उदाहरण है। उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है परंपरागत विधि, सेकंड है अंत वैयक्तिक बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है निगमनात्मक विधि और फोर्थ ऑप्शन है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है इसका आंसर होगा। इसमें क्या आता है, ये विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्व पहल और प्रयास शामिल होते हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत आते हैं। इस विधि में बालक को सीखने की प्रक्रिया केंद्र के अंतर्गत रखने पर बल दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। इस तरह हमने जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन थे जो 7 जुलाई 2019 को पेपर में जो आए थे उसके बारे में हमने 2 वीडियो में डिस्कशन किया। आगे के वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन टाइप क्वेश्चन आपको बताऊंगी जिसमें मैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में आपको सब दिखाऊंगी या बताऊंगी। वीडियो उसके ऊपर मैं आगे के बनाऊंगी। आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।